जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएसएसबी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और क्वेश्चंस करा लेने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। जैसा कि आज का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्ण दिन है, यानी कि ये सोने जैसा एक दिन है, क्योंकि यह दिन बहुत ही सुनहरा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जिस चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, यानी 14 जुलाई को जिस चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, वो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग आज 23 अगस्त को हो गई है। आज 23 अगस्त को उस चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हो गई है। दोस्तों, आप इन दोनों डेटों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी आपके एसएसबी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब 2022 में पीएमएसएसबी का एग्जाम हुआ था, तो उस समय कोविड 19 की बीमारी चल रही थी, कोविड की बीमारी चल रही थी। तो उसमें भी कोविड के बारे में पूछा था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि करंट आप ईयर्स भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी और चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था, ये सब याद करके जाएंगे, जितने भी करंट टॉपिक्स हो गए। और जितने भी बच्चे और सभी के सभी बच्चे जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, सभी के सभी भारतीय हैं। आपसे दिल से एक गुजारिश है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय हिंद के नारों से भर दें, यानी कि जय हिंद लिखकर एक बार कमेंट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपकी पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आज के डेट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे देश का एक सुनहरा दिन है। तो जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय हिंद जय हिंद कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आइए फिर वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जो मैग्नीशियम धातु है, जब वो वायु में जलती है तो किस चीज़ का उदाहरण है? क्या भौतिक परिवर्तन का, या फिर रासायनिक परिवर्तन का, या फिर उत्क्रमणीयता का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मैग्नीशियम धातु है, उसका जलना एक रासायनिक परिवर्तन का क्या है? प्रतीक है। क्योंकि जब मैग्नीशियम जल जाती है तो उसके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं आयरन बनता है? क्या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती? इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है, यानी कि सिरके का अम्ल CH3OOCH, यानी जो सिरके का अम्ल है, वो कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है, कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, कि यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, यानी कि किसी चीज़ में आयन बहुत कम देता है, इसमें आयनन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसी वजह से क्या है? एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल यानी कमजोर सा एक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह एक प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? इसको तो आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, यानी जो H2SO4 होता है, H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या पूछा है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको? 2। तो इसमें आप 2 लिख देंगे, यानी कि 2 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। जो फफोलेदार कापर होता है, जो फफोलेदार तांबा होता है, उसमें कापर की कितनी मात्रा होती है? तो 98%, 2%, 70% या फिर 30%? तो जो आपको 98% दिख रहा है, उसमें क्या होता है? उसकी मात्रा होती है, फफोलेदार तांबे में 98% कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कापर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया कहलाती है। यानी कि जो कापर पायराइट है, उसको वायु में जब गर्म करते हैं तो सल्फर को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या भर्जन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है, या फिर प्रग्नन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम कापर पायराइट को गर्म करके उसमें से सल्फर को दूर करते हैं तो भर्जन कहलाता है। वह क्रिया कौन सी होती है? भर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। जो निम्नलिखित जितना ऑप्शन दिया गया, इसमें से क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, या फिर यह सभी? तो निम्नलिखित में से क्षारीय धातु कौन सी है? तो सोडियम क्या है? इसमें क्षारीय धातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है।
यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें से जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहाँ से निकलती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से, कि जल से, कि वायु से, या फिर हरित से? तो देखिए जो H2O लिखते हैं यानी जल को H2O लिखते हैं तो उसमें जल में ही ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, इसीलिए जो जल होता है उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। क्या जब पौधे सांस लेते हैं तब वायु प्रदूषण कम होता है, कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब, या फिर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं तब? तो मैं आपको बता दूं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि जब पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो स्वपोषी पोषण पौधे करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपरोक्त सभी? तो जो अब आपने देखा होगा कि जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी लगता है, जल भी लगता है, क्लोरोफिल भी लगता है और सूर्य का प्रकाश भी लगता है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। ये सभी, इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस आकार की रचना है? देखिए इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें पूछना था कि आहार नाल में सी के आकार की रचना है, यहाँ पे किसी नहीं रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा कि आहार नाल में सी के आकार की रचना है। तो किसकी है? ग्रहणी की। ग्रहणी की आहार नाल में कैसी रचना है? सी के आकार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो क्या 20, 40, 32, 28? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 ही होती है। कितनी होती है? 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या होती है, तो इसे आप गिन करके बताएंगे तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि चौवर्णक जो दांत होते हैं आपके, चौवर्णक जिससे आप चबाते हैं, देखिए एक चौवर्णक होता है, एक अग्र चौवर्णक होता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मनुष्य के दांतों में चौवर्णक की संख्या कितनी होती है, चौवर्णक दांतों की संख्या। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, क्या जो हमारा दिमाग है वो सोचने के लिए उत्तरदायी है, कि हृदय स्पंदन के लिए, या फिर शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो जो हमारा दिमाग है वो उपरोक्त सभी के लिए क्या है? उत्तरदायी है, क्योंकि उसी कारण ही हृदय स्पंदन होता है जब दिमाग इन्फॉर्मेशन देता है, तो और शरीर का संतुलन भी बनता है। तो दिमाग सबके लिए क्या है? उपरोक्त सभी के लिए क्या है? आवश्यक है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड से, थाइमस से, एस्ट्रोजन से, एड्रिनल से? तो जो मतलब कि ऑक्सीटोसिन होता है उसका स्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब कि पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? क्या इंसुलिन के, कि गैस्ट्रिन के, कि रिलेक्सिन के, एड्रिनल के? तो जो आपका मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि मधुमेह रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मधुमेह रोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन हम लोग के शरीर में होता है उसकी कमी से क्या होता है? घेंघा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, या फिर बेरी। तो जो आपको घेंघा रोग दिखता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। घेंघा रोग में हमारी जो नेक होती है, वो गर्दन होती है, वो सूज जाती है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक 5 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितना दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए। तो ये तो आपको हल करना पड़ेगा, जैसे कि जो अवतल दर्पण होता है, जैसे कि दर्पण सूत्र आप लगाएंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और उससे आप निकाल लेंगे। इसमें दिया भी है, इसमें दिया है कि फोकस कितना है, फोकस दूरी कितना है? 5 सेमी फोकस दूरी, यानी फोकस कितना है? 5 है। और अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि किस, आप देखेंगे कि किन किन स्थितियों में जो होता है वो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और रखी जाए, और वास्तविक प्रतिबिंब की उसका 5 गुना। और आवर्धन भी आपको दिया है, आप आराम से निकाल सकते हैं आवर्धन सूत्र से। ओके, आवर्धन सूत्र और दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की, हालांकि इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ कितना होगा, 90 सेमी दूरी पर बनेगा। ओके, 90 सेमी दूरी पर बनेगा, इसका आंसर होगा कि प्रतिबिंब 90 सेमी दूरी पर बनेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेमी या फिर 30 सेमी? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है?
अनंत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा किस पर प्रतिबिंब बनता है? जो मानव नेत्र मनुष्य का नेत्र है वो कहाँ प्रतिबिंब बनाती है? क्या कार्निया पर भी बना देती है? स्वच्छमंडल पे, कार्निया पे, पुतली पर, रेटिना पर, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना पे क्या करती है? बनाती है। रेटिना पे क्या करती है? चित्र बनाती है, यानी कि दृष्टि पटल पे चित्र बनाती है। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। जो मानव की स्वस्थ आँख होती है उसके लिए दूरबिंदु क्या होता है? क्या दूरबिंदु अनंत होता है, 25 सेमी होता है, 100 सेमी होता है, या फिर 50 सेमी? तो मानव की स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। जैसे कि आप छत से अपने आसमान को देखें तो आप चंद्रमा को देख लेते हैं, यानी कि आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। दूर दृष्टि दोष के कारण बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे कहीं नहीं, रेटिना पर। भाई जब दोष हो जाएगा तो रेटिना पर तो बनेगा नहीं, या तो रेटिना के आगे बनेगा या तो रेटिना के पीछे बनेगा। तो जो रेटिना के पीछे वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि दूर दृष्टि दोष में के कारण रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध आपने सुना होगा प्रतिरोध फिजिक्स में, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? क्या ओम मीटर होता है, ओम होता है, या फिर ओम प्रति मीटर, यानी या ये सभी? तो जो आपको ओम दिख रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ओम का प्रतीक आपने देखा होगा कि कैसे होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसका प्रतीक ऐसे होता है ओम का, और इसका एक इसका मात्रक है, वो बल्ब का साइन हो गया, ओम का ऐसे होता है, और ये प्रतिरोध का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होता है, उसका एसआई मात्रक क्या है? क्या कूलाम है, एम्पियर है, जूल प्रति सेकंड है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो इसी के साथ आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन खत्म होता है, और आप जय हिंद एक बार कमेंट कर देंगे, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि चंद्रयान-3 हमारा भारत देश इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुका है, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हो गई है, और यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इस डेट को आप याद कर लेंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जो हम सीरीज चला रहे हैं उसकी। और जितने भी बच्चे बैच में ज्वाइन हैं उनको सारे के सारे बच्चों को PDF मिल जाती है। अगर जो आपको भी बैच में ज्वाइन करना होगा तो बैच की फीस केवल 149 रुपये है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 19 28 24 95। 149 रुपये में आपको PDF PYQ और सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। कॉल करने की टाइमिंग आप सुबह में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर को आप कॉल नहीं कर सकते हैं।